चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हम लोगों का आज का टॉपिक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, 2005, इसी के ऊपर हम लोगों का आज का डिस्कशन रहेगा। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत पूरा आपका आरटीआई एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। हम लोगों को मान लीजिए 2-3 क्लास लगेगा आरटीआई को कंप्लीट करने में। मुझे लगता है 3 क्लास बेस्ट रहेगा हम लोगों को, इसको अगर हम लोग अच्छे से कंप्लीट करना चाहें। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, गठन है, उसके बारे में देखेंगे। आरटीआई एक्ट कैसे आया, कब आया, है ना, उसके बारे में देखेंगे और बेसिक जानकारी जो है उसका हम लोग प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग अगला जो क्लास रहेगा उस क्लास में और डिटेल्ड में इस आरटीआई एक्ट को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए, थैंक यू कविता जी। चलिए, बाकी लोग कहाँ हैं? सब लोग जुड़े हैं ना? क्योंकि हम सवाल पूछेंगे आप लोगों से, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करिए। चलिए फटाफट से हमको पब्लिक चैट में जवाब दीजिए। इन विच रिपब्लिक ईयर ऑफ इंडिया आरटीआई एक्ट वॉज इनेक्टेड? आरटीआई एक्ट इंडियन रिपब्लिक के कौन से ईयर में इनेक्ट किया गया था? फटाफट से पब्लिक चैट में जवाब देना है। फटाफट से पब्लिक चैट में जवाब देना है। 67 कैसे हिसाब जोड़ दिए शुभेंदु जी? कैसे जोड़ दिए हिसाब, है ना? ये तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते ना। चलिए 57 भी कैसे हो गया? ये हम घर पे जाके पीट के आएंगे सच में। हमको अगर ये सब कैलकुलेशन भी करना पड़ा तब तो गलत बात है। तो आप कैसे कैलकुलेट करिएगा? 2005 में ये हमारा एक्ट आया, है ना, और 1950 में हमारा रिपब्लिक हुआ था। तो यहाँ से इसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ से इसको अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आता है? 55। अब 55 जब आ जाता है तो अगला साल हम चले जाते हैं, है ना, तो अगले में चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का? 56 रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना। तो 56 रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है उसमें हमारा आरटीआई एक्ट जो है लागू हुआ था। तो ये आरटीआई एक्ट लागू जब 56 ईयर में हुआ, पर इसके पहले भी ऐसा नहीं कि ये एक्ट जो है इसी टाइम पे आया। इसके पहले भी आपका बहुत सारा चीज़ था। धीरे धीरे ये एक्ट हमारा लागू हुआ, है ना। तो हम लोग उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए पूछा उतना जाने का चांसेस बहुत कम है, वो नहीं पूछा जाएगा। तो जो चीज़ पूछा जा सकता है वहाँ से ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग इस ग्रुप में नए भी होंगे, तो जिस कारण से हम बेसिक कंसेप्ट जो है उसको लेके भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग पुराने हैं, उन लोगों को लगेगा कि रिपीटेशन है, बट फिर भी हम लोगों को नया लोगों को लेके भी चलना है। तो हम अगर खाली ऊपर ऊपर चलेंगे तो उनको दिक्कत होगा। तो आरटीआई जब हम पढ़ रहे हैं, आरटीआई के ऊपर एक मेरा एक्ट भी है और एक मेरा रूल भी है ना। आरटीआई एक्ट भी है और आरटीआई रूल भी है। कोई हमको बताइए आरटीआई रूल जो है वो कब आया था? आरटीआई रूल जो हमारा आया था वो कब आया था? आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। आरटीआई इंफॉर्मेशन रूल जो है वो कब आया था? 2012 में। वेरी गुड। तो आरटीआई एक्ट जो है ये आया था 2005 में और आरटीआई रूल जो है ये कब आया था? ये आया था 2012 में। और फर्दर हम देख सकते हैं कि 2019 में आपका आरटीआई रूल का दोबारा एक अमेंडमेंट हुआ, है ना। उसके बाद क्या आया था? अमेंडमेंट ऑफ आरटीआई रूल अगर आप बोले तो ये कब हुआ था? 2019 में, है ना। तो ये तीन चीज़ हम लोगों को याद रखना पड़ सकता है। आगे एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब बात आता है कि आरटीआई क्या है। आरटीआई एक एक्ट भी है, रूल भी है। तो ये एक्ट हम किसको बोलते हैं? एक्ट। और यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन आता है, एक्ट बनने से पहले हमको याद रखना रहता है कि कोई भी एक्ट जब एक्ट बनता है उसके पहले उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आरटीआई। जब कोई भी एक्ट एक्ट बनने से पहले हम उसको किस नाम से जानते हैं? हम उसको बिल बोलते हैं। तो एक्ट बनने से पहले कोई भी एक्ट क्या रहता है? बिल। वेरी गुड सीताराम जी, रवि जी, वो क्या रहता है? वो रहता है बिल।
और इस बिल को हम लोगों को प्लेस करना होता है। कहाँ पे प्लेस करना होता है? लोकसभा में और राज्यसभा में। तो हमको कोई एक बताइए कि आरटीआई जो बिल आया था उस बिल को भी क्या लोकसभा और राज्यसभा में प्लेस किया गया था? किया गया था कि नहीं? तो लोकसभा में कब पास हुआ और राज्यसभा में कब पास हुआ, है ना? आरटीआई बिल जो था ये लोकसभा में कब पास हुआ और राज्यसभा में कब पास हुआ, बताइए। बिल्कुल बोथ हाउसेस में हम लोग लिए हुए हैं। तो हमारा लोकसभा में पास कब हुआ और राज्यसभा में पास कब हुआ, किसी को याद है? किसी को याद है तो बताइए फटाफट से। चलिए, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, पिटाई खाना है। 2003 में, 2003 में नहीं है रवि जी। चलिए, तो आप इसको याद रखिए, 11 मई और 12 मई, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। 11 मई और 12 मई। प्रवीण जी 2002 में नहीं था, 2002 में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो ये था वो हमारा एक्ट जो जिसको हम लोग रिपील किए हैं हमारा आरटीआई एक्ट के द्वारा। आरटीआई एक्ट के द्वारा, चलिए एक और सवाल यहाँ से आता है, आरटीआई एक्ट के द्वारा कौन सा एक्ट को रिपील किया गया था? जो एक्ट 2002 में आया था, नाम बताइए। आरटीआई एक्ट के द्वारा एक एक्ट को रिपील किया गया था, उस एक्ट का नाम क्या था? ये भी एक सवाल होता है, एग्जाम पे आपका पूछा जा सकता है कभी भी। एक्ट विच इज रिपील्ड बाय आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट आने से देखिए हम जो, हाँ बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ क्या है बताइए? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। राइट टू इंफॉर्मेशन आने से पहले क्या था? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को आरटीआई एक्ट ने रिपील किया था, ठीक है। और आरटीआई एक्ट जो है ये लोकसभा में 11 मई 2005 को और राज्यसभा में 12 मई 2005 को ये पास हुआ था। याद रहेगा कब? 11 में और 12 में। 11, इसको इंग्लिश हिंदी में अगर लिखे ना, 11 में और 12 में, याद रहेगा 11 में और 12 में। मेरा थोड़ा कमजोर है, ये भौ भौ टाइप हो गया, बस ध्यान देना है, समझ लेना है, ठीक है। तो याद रहेगा लोकसभा में कब हुआ, बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में। लोकसभा में कब पास हुआ, फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए। आप लोग अगर जवाब नहीं देते हैं तो खराब लगता है। शुभेंदु, परवीन, लोकसभा में पास हुआ 11 में, 11 में याद रहेगा। 11 में लोकसभा में पास हुआ, 12 में राज्यसभा में पास हुआ, दोनों 2005 का ही है। अब ये 11 मई 12 मई में जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, इसके बाद इस बिल को भेजा गया प्रेसिडेंट के पास। किसके पास भेजा गया? प्रेसिडेंट के पास। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल असेंट चाहिए। इसके बाद क्या, किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास जब गया तो प्रेसिडेंट से कब इसको असेंट मिला? 15 जून को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। ये डेट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। 15 जून 2005 को। क्लियर है? तो इस डेट को बेसिकली आप बोल सकते हैं। चलिए, अब 15 जून 2005, वेरी गुड। अब ये जो आरटीआई एक्ट आया ना, यहाँ ये एक्ट बड़ा आपका इंटरेस्टिंग सा एक एक्ट में बात है कि ये एक्ट आने के तुरंत बाद पूरा का पूरा एक्ट जो है लागू नहीं हुआ। याद रहेगा, ये आरटीआई एक्ट जब आया, आने के बाद तुरंत पूरा का पूरा एक्ट जो है लागू नहीं हुआ। क्लियर है? तो ये एक्ट लागू कब से हुआ और इस तारीख को कौन सा वाला चीज जो है वो एक्ट हुई? तो याद रखना है 15 जून जो था, 15 जून को इस एक्ट का सेक्शन 4, सेक्शन 5 का 1, 5 का 2, उसके अलावा 12, 13,
15, 16, 24, 27 और 28, याद रहेगा। ये जो सेक्शन है, ये सारा सेक्शन 4 का 1, 5 का 1, 2, 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28, ये कुछ कितना सेक्शन हुआ देखिए। 4 का 1, 5 का 1, 2 गया 3, फिर 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28, टोटल 10 सेक्शन। तो ये टोटल 10 सेक्शन और सबसेक्शन मिला के जो होता है, ये आपका फ्रॉम द डेट ऑफ इनेक्टमेंट, जिस दिन ये एक्ट बना उसी दिन से ये एक्ट जो है आपका लागू हो गया। ये 10 सेक्शन जो है उसी दिन से लागू हो गया। बाकी जो सेक्शन था वो सेक्शन लागू हुआ कब से? आफ्टर 120 डेज, इसके 120 दिन के बाद। अब 120 दिन अगर आप इसके साथ जोड़िएगा तो आ जाएगा 12 अक्टूबर 2005। तो 12 अक्टूबर 2005 ऑनवर्ड ये पूरा एक्ट जो है आपका लागू हो गया। क्लियर है? तो एक्ट जो है पूरा एक्ट एक्ट ऑन्स आपका लागू नहीं हुआ। इस एक्ट का सेक्शन 4 का 1, 5 का 1, 2, 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 ये आपका एक बार में लागू हुआ था, सेम डे में। बाकी जो आपका पोर्शन है वो पोर्शन आपका बाद में लागू हुआ। क्लियर है? यहाँ एक मिनट प्लीज वेट करिए। है भाई? है भाई? बोल बोल ना। तो यहाँ तक क्लियर है जो हम लोग अभी तक डिस्कस किए? इसके भीतर किसी का कुछ डाउट? तो ये एक्ट अभी तक हम लोग क्या देखा? अभी तक हम लोग क्या देखा? ये एक्ट जो था ये आपका 56 रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आया हुआ था। धैर्य तेरी, एक मिनट। है भाई? अरे दड़ा 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 दड़ा, सुनाई दे रहा है ना? चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट एक दो सवाल का जवाब हमको दीजिए। तो आरटीआई एक्ट इनेक्टमेंट के कितने दिन बाद पूरा ऑल इंडिया में आपका जो एक्ट जो है इस एक्ट का सारा सेक्शन जो है लागू हुआ था? आरटीआई एक्ट इनेक्ट होने के कितने दिन बाद सारा सेक्शन जो है लागू हुआ था? 120 दिन बाद। 120 दिन बाद प्रवीण जी, 120 दिन बाद ये लागू हुआ था। डेट कौन सा था जिस डेट से ये पूरा एक्ट जो है लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 से पूरा आपका लागू हुआ था। अच्छा, कौन सा सेक्शन जो है आपका 15 जून को लागू हुआ था? कोई बता पाइएगा कौन सा सेक्शन जो है आपका 15 जून से ही लागू हो गया था? कौन सा सेक्शन जो है आपका 15 जून से ही लागू हो गया था? देखिए, ये आपके शायद ग्रुप बी में पिछले एक दो साल पहले ही लास्ट बार जो ग्रुप बी हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये सवाल कि कौन सा सेक्शन है जो आपका ये ना, हम 4 का 1 होगा, एक्चुअली पूरा 4 नहीं, 4 का 1 होगा, हम नहीं लिखे हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। 4 का 1, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप बी एग्जाम पे पूछा गया था, तो क्योंकि ग्रुप बी में पूछा गया तो आपसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 4 का 1, 5 का 1 और 2, 12, 13, 12, 13 कहाँ पे था? सीआईसी और एसआईसी जो है वहाँ से पूछा जाता है। तो सीआईसी और एसआईसी का पहला दो सेक्शन होता है 12, 13। आगे जब हम लोग देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। फिर 15, 16 और फिर 24, जहाँ पे क्या बताया गया था किसी को? अच्छा, इसमें 24 में क्या बताया गया? सेक्शन 24 किसी को आइडिया है? जो लोग लास्ट बार पढ़े हुए हैं, आईपी एग्जाम दिए हुए हैं, उन लोगों को याद होना चाहिए। सेक्शन 24 बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है। इस सेक्शन पे क्या बताया गया? सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है। सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है। फिर आपका ये गया 24। अच्छा, 27 में क्या बताया गया किसी को याद है? 27 में 27 और 28, 27 और 28 बताता है रूल बनाने के बारे में, कि आरटीआई के ऊपर रूल बनाने का अधिकार दिया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को और कंपिटेंट अथॉरिटी को। ठीक है, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इंद्रजीत जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? इंद्रजीत जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
हैंड रेस किए हैं आप? चलिए, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और आपका कंपिटेंट अथॉरिटी रूल बनाएगा। इसको भी देखिए, ये आपका जो 24, 27 और 28 है, इसमें रूल बनाने के लिए बताया गया, जिस कारण से ये तीनों जो है आपका एट द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग ही लागू हो गया। 12 और 13 जो था, 12 और 13 में क्या बताया गया था? तो 12 में बताया गया जो हमारा CIC होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC का जो गठन होता है उसके बारे में। आप जब देखिएगा 12, 13, 14, 15, चलिए एक हम लोग, एक मिनट प्लीज वेट करिए, 12 को हम एक बार खोल लेते हैं। हाँ, 12 में क्या बताया गया? तो 12 में बोला गया, 12 में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC, बिल्कुल 12 में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC। 13 में क्या बताया गया? 13 में बताया गया टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ CIC। ठीक है, तो 12, 13 ये हो जाता है। 15 और 16, 15 में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ SIC, 16 में बताया गया टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ आपका SIC। तो 12, 13, 15, 16 इसको भी देखिए, इसको कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पे ना एक फंडा हमारा क्लियर होना चाहिए, ये जो 120 डेज था ये क्यों दिया गया? ये अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको ये कौन सा पहले से चालू होगा, कौन सा पहले से लागू होगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। बेसिकली RTI एक्ट को लाया क्यों गया था? अब हमारे मन में एक, कभी कभी हमारे दिल में एक ख्याल आता है कि RTI एक्ट को जो लागू किया गया था उसको लागू करने का कारण क्या था, किस कारण से RTI एक्ट को लागू किया गया था। तो इसको लागू करने के लिए हम लोग ये 3-4 बातें जो है बता सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नंबर 1, टू सिक्योर द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है इसको सिक्योर करना, मतलब सिटीजन जो हमारा है, इस देश का जो सिटीजन है, नागरिक है, उनको हम इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हैं, है ना। और ये इंफॉर्मेशन कौन सा इंफॉर्मेशन है? जो इंफॉर्मेशन रखा जाता है पब्लिक अथॉरिटी के पास, द इंफॉर्मेशन विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में जो इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस देता है RTI। क्लियर है? किसको एक्सेस देता है? सिटीजन ऑफ इंडिया को एक्सेस देता है। कहां पे बताया गया? कौन सा सेक्शन बताता है कि RTI सिटीजन ऑफ इंडिया को एक्सेस देता है इंफॉर्मेशन के बारे में? कोई बताइएगा पब्लिक चैट में। सीताराम ने बोला 3, अब्दुल बोला 6। याद रखना है, सिटीजन को राइट कौन देता है? सिटीजन को राइट देता है सेक्शन 3। याद रहेगा, सिटीजन को राइट कौन देता है? सेक्शन 3। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं है, सारा हमारा कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो सेक्शन 3 सिटीजन ऑफ इंडिया को राइट दिया अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो अब पब्लिक अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन रहेगा तब ना पब्लिक अथॉरिटी इंफॉर्मेशन देगा। जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, या फिर वो इंफॉर्मेशन वेल अरेंज नहीं है, तब तक मैं कहां से इंफॉर्मेशन दूंगा? तो पब्लिक, यहां पे और एक बात समझना है हमको कि पब्लिक अथॉरिटी कौन होता है। पब्लिक अथॉरिटी कौन होता है? कोई बताइएगा पब्लिक अथॉरिटी का कुछ एग्जाम्पल। पब्लिक अथॉरिटी कौन होता है? पब्लिक अथॉरिटी का कुछ एग्जाम्पल कोई देना चाहता है? कोई एक एग्जाम्पल जो आपके आंखों के सामने, नजर के सामने, जिगर के पास जो एग्जाम्पल है वो बताइए। नहीं सीताराम जी, पब्लिक अथॉरिटी SSP नहीं है। बाकी कोई दूसरा बताइए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वेरी गुड। आपको ये समझना है सीताराम जी, ये याद रखिएगा। पब्लिक अथॉरिटी कौन होता है? तो पब्लिक अथॉरिटी के भीतर होता है मिनिस्ट्री, होता है डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, और कौन होता है? डिफरेंट NGO जो है वो पब्लिक अथॉरिटी के भीतर आता है। जो म्यूनिसिपलिटी होता है, म्यूनिसिपलिटी, ये पब्लिक अथॉरिटी के भीतर आता है। और कौन कौन आता है इसके अलावा? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU, है ना, PSU जो है ये इसके भीतर आता है। डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये सारा जो है आपके पब्लिक अथॉरिटीज के भीतर आता है। याद रहेगा कौन कौन आता है पब्लिक अथॉरिटी के भीतर? मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, NGO, म्यूनिसिपलिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सब कौन है? ये आपका पब्लिक अथॉरिटी है।
तो सिटीजन को जब इंफॉर्मेशन मांगना है किससे मांगेगा? पब्लिक अथॉरिटी के पास मांगेगा। अब आप देखिएगा जब हम लोग आगे आएंगे तो सिटीजन इंफॉर्मेशन मांगेगा कहां पे बताया गया? सेक्शन 3 में बताया गया। उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी के पास मांगेगा तो पब्लिक अथॉरिटी के बारे में, है ना, द डिजिग्नेशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज कहां पे बताया गया? सेक्शन 4 में बताया गया। आगे हम लोग आएंगे। क्लियर है? अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से मान लीजिए कोई आम जनता है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है। अब हमारे डिपार्टमेंट में हम इंफॉर्मेशन को रखूंगा तब ना दूंगा। जिस कारण से जब आरटीआई एक्ट आया 15 जून 2005 को, उस टाइम तक सारा मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, पीएसयू कोई भी किसी को इंफॉर्मेशन नहीं देता था, जिस कारण से वो सारा इंफॉर्मेशन वेल अरेंज्ड नहीं रहता था। जिस कारण से ये डिफरेंट मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट को यानी कि पब्लिक अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन अरेंज करने के लिए 120 दिन का समय दिया गया। बोला गया कि भैया मैं तुमको 120 दिन का समय देता हूं, इसके भीतर तुम सारा रिकॉर्ड को वेल अरेंज कर लो और इसके बाद से तुम्हारा अच्छे दिन चालू होने वाला है, इंफॉर्मेशन तुमको देना पड़ेगा। क्लियर है? तो जिस कारण से ये 120 दिन दिया गया। अब बताइए, हमने हमारा जो सीआईसी का गठन करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआईसी, इसके साथ तो कोई संबंध नहीं है ना 120 दिन का। सीआईसी का गठन के लिए कि हम क्यों 120 दिन का अलग से ये है, जिस कारण से सीआईसी का गठन, एसआईसी का गठन, सीआईसी का टर्म्स एंड कंडीशन, एसआईसी का टर्म्स एंड कंडीशन 24 और जो हमारा 24 में दिया गया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर आरटीआई लागू नहीं होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैसे रूल बनाएगा, कंपिटेंट अथॉरिटी कैसे रूल बनाएगा, है ना, ये सारा मैटर जो है ये आपका फ्रॉम द सेम डे, फ्रॉम द बिगिनिंग ही आपका लागू हो गया था। जिस कारण से 4 का 1, 5 का 1, 2, 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 ये सारा सेक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे, है ना, फ्रॉम द इनिशिएशन 15 जून 2005 से ही लागू हो गया। बाकी सारा सेक्शन जो है आफ्टर 120 डेज यानी कि 12 अक्टूबर, देखिए ये 12 अक्टूबर को भी अगर आप लिखते हैं ना, कितना शानदार, याद रखना, देखिए कितना आसान है, 12 अक्टूबर, है ना, तो ये हो गया ना 120, दिखाई दे रहा है, 12 अक्टूबर में 120, याद रहेगा ना, 120 डेज 12 अक्टूबर, कभी भूलना नहीं है ना। तो 12 अक्टूबर में 120 दिन के बाद ये हमारा लागू हो गया। अब यहां पे बात है और एक बात, अब हमने सिटीजन ऑफ इंडिया में हूं, मैं पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगूंगा। अब इंफॉर्मेशन मुझको देगा कौन? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अब हमको जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास इंफॉर्मेशन मांगना है तो कोई व्यक्ति तो रहेगा ना, हम तो हमेशा सेक्रेटरी पोस्ट के पास भेजेंगे नहीं, सेक्रेटरी पोस्ट या फिर हमारा डीजी पोस्ट उनके पास इंफॉर्मेशन मांगेंगे नहीं, है ना, हमेशा उनसे थोड़ा ही मांगेंगे। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, हर एक पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी ने क्या किया, इसने डेजिग्नेट किया, किसको डेजिग्नेट किया? इसने डेजिग्नेट किया पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। सारा जो पब्लिक अथॉरिटी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेजिग्नेट किया पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को यानी कि पीआईओ को, और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि एपीआईओ को। क्लियर है? तो पीआईओ के पास और एपीआईओ के पास इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा। तो बेसिकली सिटीजन को जो इंफॉर्मेशन मांगना है पब्लिक अथॉरिटी के पास, पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा डेजिग्नेट किया गया 2 ऑफिसर जिसको हम लोग पीआईओ के नाम पे या एपीआईओ के नाम पे जानते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बोल दिया गया, अगर एपीआईओ के पास कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, ध्यान रखना है, एपीआईओ के पास कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मांगा जाएगा, उसके लिए एपीआईओ को क्या करना है? एपीआईओ को इंफॉर्मेशन देना नहीं है, एपीआईओ को उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना रहता है टू द पीआईओ। तो इसके लिए एक्स्ट्रा कितने दिन का समय दिया जाता है, कौन बताएगा हमको फटाफट से पब्लिक चैट में? सीताराम जी, वेरी गुड, बाकी लोग बताइए। 20-22 लोग जुड़े हुए हैं, जवाब नहीं दीजिएगा तो बुरी बात है। परवीन जी का मिला, लिपन का मिला, अब्दुल वेरी गुड, इंद्रजीत वेरी गुड, कविता, मंजीत, शांतनु, विष्णु, और बाकी लोग
फटाफट से जवाब दीजिए, फिर चाय पीजिएगा। चलिए, तो 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, ठीक है। आप आरटीआई का एक क्विज हम अटेंड कर रहे थे, देखिएगा आरटीआई की वेबसाइट में ना एक ऑनलाइन क्विज का लिंक दिया हुआ है। आपको अगर आरटीआई को और अच्छे से जानना है, आप उस लिंक को भी एक्सेस कर सकते हैं, मैं ग्रुप में आपको दे दूंगा। बहुत सारा ऐसा ऐसा सवाल बताया गया जो हम लोग कभी पढ़ते भी नहीं, सुनते भी नहीं, तो मजा आएगा करके, ठीक है। तो वहां पे एक क्वेश्चन मैं देखा था कि मान लीजिए लाइफ और लिबर्टी वाला कोई केस है, लाइफ और लिबर्टी वाला कोई केस है, जिसके लिए कितना टाइम लिमिट है बताइए, कितने समय में लाइफ एंड लिबर्टी का केस का हमको डिस्पोजल करना है, 48 आवर्स के भीतर करना है। अब इंफॉर्मेशन अगर हमने एपीआईओ के पास मांग दिया तो कितने समय में करना है, 8 घंटा नहीं है मंजीत जी, 8 घंटा नहीं है इतना, मतलब ये निर्दयी मत बनिए, गवर्नमेंट सर्वेंट हम लोग भी हैं, है ना, जनता के बारे में सोचिए। 48 घंटा को 8 घंटा, आप अगर किसी जगह पे एसएसपी एसपी बन के चले गए, उस डिवीजन का तो सत्यानाश हो जाएगा, सब वे लोग पागल हो जाएंगे, बोलेंगे सर बोला है अभी के अभी रिप्लाई दो, है ना। हम लोग 48 दिन में नहीं देते हैं और आप 8 घंटे में दिला रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बताइए एपीआईओ के पास इंफॉर्मेशन मांगा गया तो कितने समय में एपीआईओ को देना है, देखिए बात क्या है। अब यहाँ पे ना जब हम लोग सेक्शन 5 का सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक लाइन दिया गया, कोई नहीं भाई, बिल्कुल वहाँ पे बोला गया वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और अपील इज गिवन टू द सी एपीआईओ और एसएपीआईओ, मतलब सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एज द केस में बी, द पीरियड ऑफ 5 days, the period of 5 days shall be added in computing the period of response। period of response जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। क्लियर है, तो ये 5 days हम ऐड कर देंगे। बहुत लोगों को यहाँ पे मन में आएगा सवाल कि भैया लाइफ एंड लिबर्टी वाला केस है, फिर भी क्यों हम 5 दिन एक्स्ट्रा देंगे, है ना, ये मन में आता है। हम, मेरा ही एक दोस्त था, वो लास्ट बार पूछा हुआ था कि सर लाइफ लिबर्टी वाला केस है तो एपीआईओ को क्यों इतना समय लगाना है। देखिए ये मैक्सिमम समय परमिसिबल है, हमको एज अर्ली एज पॉसिबल करना है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इमरजेंसी है तो एपीआईओ से ना मांग के वो सीधा पीआईओ से मांगे, क्योंकि एपीआईओ तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता, उनको फॉरवर्ड करना है। और यहाँ पे कोई अलग से टाइम लिमिट नहीं दिया गया उस मैसेज को, मतलब उस इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए। तो 5 days प्लस 48 घंटा उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वॉइस ब्रेक हो रहा है बोल रहा है शुभेंदु जी, बाकी लोग एक बार कंफर्म करिए। वॉइस ब्रेक होना नहीं चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन तो सही है मेरे हिसाब से। सीताराम जी बोले क्लियर, कविता बोली क्लियर, तो शुभेंदु जी ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा चीज जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे और एक सवाल कभी कभी मेरे मन में आता है। अच्छा, सिटीजन ऑफ इंडिया जो है हम लोग बात कर रहे थे, अब बताइए एनआरआई कोई है, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, उनके ऊपर ये आरटीआई एक्ट लागू होगा कि नहीं, क्या वो आरटीआई एक्ट के परव्यू में आएगा या नहीं, नहीं आएगा। सची बोला आएगा, सीताराम बोले नहीं आएगा, लिपन बोला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है वो, लिपन जी क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। देखिए अगर कोई, आप अगर देखिएगा जो एनआरआई होते हैं ना, एनआरआई जो है वो आपका सिटीजन ऑफ इंडिया ही है, उनका सिटीजनशिप सीज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक चलिए, कभी कभी ना मन लोग एक सवाल और पूछता है कि एनआरआई हम किसको बोलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर एक फिनेंशियल ईयर में 182 दिन 182 डेज इससे ज़्यादा अगर इंडिया के बाहर रहता है, मतलब एटलीस्ट ऑन 83 डेज अगर वो इंडिया के बाहर रह जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एनआरआई। कैसे आया ये, आप 365 को डिवाइड करिए 2 से, कितना आ जाएगा 182.5,
है ना। तो ये 182 दिन से ज़्यादा अगर कोई इंडिया के बाहर रहता है, एक कैलेंडर ईयर नहीं, एक फिनेंशियल ईयर में, तो हम बोलेंगे कि भैया तुम एनआरआई बन गए हो। ठीक है। और एनआरआई लोगों का शादी जल्दी होता है, जो फॉरेन में रहता है और डॉलर में पैसा कमाता है, उन लोगों का शादी जल्दी होता है, नुकसान नहीं है। ठीक है। तो एनआरआई बन जाएगा। तो एनआरआई के ऊपर ये रूल लागू है, क्योंकि वो नॉन नॉन रेसिडेंट इंडियन है, वो आपके इंडिया के बाहर तो रहते हैं बट सिटीजन ऑफ इंडिया ही है। क्लियर है। चलिए, तो ये हम लोग देखा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा, ये हम लोगों का यहाँ से सवाल पूछा जाने लायक कुछ है नहीं। पर्पस ऑफ आरटीआई क्या है, तो एक तो हमने देखा सिक्योर द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, फिर टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी एक आरटीआई का पर्पस है। देखिए यहाँ से भी एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बना दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्पस ऑफ आरटीआई, आरटीआई का पर्पस में कौन सा है। ऑप्शन ए कर दिया सिक्योर द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ऑप्शन बी में दे दिया प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन सी में दे दिया कंट्रोलिंग करप्शन, है ना, करप्शन को कंट्रोल करना, ऑप्शन डी में दे दिया ऑल ऑफ दीज। तो क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा बताइए। ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात, आरटीआई एक्ट जो है, इट इज द 22nd एक्ट ऑफ 2005, 2005 का ये 22वां एक्ट था, 22nd एक्ट था, और इट हैज बीन इनेक्टेड ऑन 56th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये तो हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं। अब आते हैं हम लोग इस पूरे एक्ट का जो स्ट्रक्चर है, गठन है, उसको समझना है। तो पूरे एक्ट को अगर आप देखेंगे तो इस एक्ट में टोटल 6 चैप्टर में ये एक्ट जो है डिवाइडेड है। ये एक्ट जो है इट इज डिवाइडेड इन टोटल 6 चैप्टर्स, एंड हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, 31 सेक्शंस। ठीक है। कितना शेड्यूल है, 2 शेड्यूल है। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं। सवाल ये है, आरटीआई एक्ट, ये लैपटॉप मेरा इतना स्लो हो गया ना कभी कभी। आरटीआई एक्ट कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी रूल्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, आरटीआई एक्ट कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी रूल्स, आरटीआई एक्ट में कितना रूल दिया गया। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए, इंद्रजीत ने जवाब दिया, प्रवीण ने जवाब दिया, सचिन ने दिया, सीताराम ने दिया, मंजीत ने जवाब दिया, लिपन ने दिया, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे। कविता, वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल, बाकी लोग जवाब दीजिए फटाफट से। और किसी को जवाब नहीं देना है। कौन कौन जुड़ा हुआ है देख लेते हैं एक बार। अब्दुल जी जवाब नहीं दिए, अंबिका जवाब नहीं दिया, देवेंद्र जवाब नहीं दिया, इंद्रजीत, प्रदीप, परवीन, शांतनु, शीना, शशि, शत्रुधन, फटाफट से जवाब दीजिए। विशाल जी, विष्णु। चलिए, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। क्यों नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, आरटीआई एक एक्ट है और यहाँ पे रूल नहीं होता, यहाँ पे सेक्शन होता है। याद रहेगा, आरटीआई जो है ये कोई एक्ट है, ये रूल नहीं है ना, जिस कारण से इसके भीतर सेक्शन होता है ना, सेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना है, रूल नहीं है, सेक्शन है। क्लियर है। तो आरटीआई एक्ट हमारा जो है, इस एक्ट में टोटल 31 सेक्शन है, 6 चैप्टर है और 2 शेड्यूल है। अब 6 चैप्टर में क्या क्या चैप्टर है, तो यहाँ पे पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, जिसके भीतर टोटल 2 रूल आपको मिलेगा। जिसके भीतर आपको टोटल कितना रूल मिलेगा, इसके भीतर आपको 2 रूल नहीं, सॉरी हम फिर से गलत बोले, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या बताया गया, तो जब हम सेक्शन 1 में आएंगे तो यहाँ पे आपका प्रिलिमिनरी, जिसके भीतर शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट,
है ना, एप्लीकेशन, ये सारा बातें बताया जाएगा। अगर हम जब इसके भीतर आएंगे, चलिए देखिए अगले वाला पेज में दिया गया शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, याद रहेगा। तो ये कहाँ पे बताया गया, चैप्टर 1 में बताया गया। क्या क्या बताया गया, एक नंबर सा सेक्शन 1 जहाँ पे बताया गया शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। मतलब इसका नाम क्या है, लागू कहाँ पे है और कब से लागू है, ये सारा बातें कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 1 में बताया गया। फिर आपका क्या बताया गया सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में बताया गया आपका डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 1 याद रहेगा, सेक्शन 2 याद रहेगा। अब यहाँ पे चलिए सेक्शन 1 हम एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 1 देखिए, ये है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। क्या क्या चीज बताया गया इसमें, तो ये रूल लागू कब से होगा, ये सेक्शन लागू कब से होगा, है ना। तो बोला जा रहा है दिस एक्ट शैल केम इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जून 2005। तो ये एक्ट जो है आपका 15 जून 2005 से लागू है। और एक्सटेंट हमने बोला था, तो एक्सटेंट क्या है, तो एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया। कब से ये होल ऑफ इंडिया लागू है, तो 31 अक्टूबर 2019 से ये एक्ट जो है आपका पूरे देश भर में, पूरे भारत में लागू है। फिर आता है आपका कमेंसमेंट। कमेंसमेंट क्या है, तो 15 जून 2005 से लेके ये एक्ट का 4 सेक्शन जो है आपका लागू हो गया था। सेक्शन 4 का 1, 5 का 1, 2, 12, 13, 15, 16 और इधर आपका 24, 27, 28। तो ये जो 3, 3, 6 और आपका 3, 4, 7, 3, 10, टोटल ये 10 आपका सेक्शन सब सेक्शन मिला के है, ये आपका 15 जून से ही लागू हो गया था। बाकी जो एक्ट है ये लागू कब से हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। कितने दिन का डिफरेंस था, 120 दिन का डिफरेंस था। ये कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 1 में बताया गया। फिर आता है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे टोटल 13, 14 को डेफिनेशन यहाँ पे आपका दिया गया। ये डेफिनेशन आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, डेफिनेशन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरा बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो डेफिनेशन के भीतर क्या क्या दिया गया देखिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया, सीआईसी को डिफाइन किया गया, सीपीआईओ को डिफाइन किया गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को डिफाइन किया गया, कंपिटेंट ऑथोरिटी है ना कौन होगा उसको डिफाइन किया गया, इंफॉर्मेशन क्या है उसको डिफाइन किया गया, रिकॉर्ड डिफाइन किया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन इस टर्म को भी यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया, है ना। इस तरीके से आपका कुछ डेफिनेशन है, टोटल 14 डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया, है ना, जिसके भीतर आपका प्रिस्क्राइब्ड भी आता है, एसआईसी आता है, एसपीआईओ आता है, ये सारा पब्लिक अथॉरिटी आता है, ये सारा डेफिनेशन जो है इसके भीतर आपका दिया गया। तो टोटल 14 डेफिनेशन है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 हमारा खत्म होता है। उसके बाद आता है चैप्टर 2। किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है ना, एक बार कंफर्म करिए, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है ना समझने में, अगर समझने में दिक्कत होगा तो बताइएगा देवी और सजनों। चलिए, तो हमारा सेक्शन चैप्टर 1 हम लोग देख लिए। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 2 में। क्लियर है, तो चैप्टर 2 जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैं थोड़ा एक नोटपैड खोल लेता हूँ, तो आप लोगों को समझाने में मुझे हो सकता है थोड़ा आसानी हो। बेस्ट तो होता है अगर एक आप लोगों को सामने बैठ के हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सामने एक वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड रहेगा, उसमें ड्राइंग करेंगे और हम लोग समझेंगे, तो उसका मज़ा ही कुछ और है ना। पुराने ज़माने का जो क्लास होता था उसका मज़ा ही कुछ और है। चलिए इसको से, चलिए तो इस से, चलिए स्क्रीन दिख रहा है, हेलो एवरीवन, क्लियर है स्क्रीन। चलिए, अब हम लोग अब तक क्या देखा, अब तक हमने चैप्टर 1 को देख लिया, जहाँ पे हमारा 2 सेक्शन था, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में हमने क्या देखा, सेक्शन 1 में हमने देखा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, है ना, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 में हम लोग क्या देखा, सेक्शन 2 में हम लोग देखा डिफिनीशन, है ना, इसमें डेफिनेशन बताया गया था। अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर 2 में।
चैप्टर 2 में जब हम आते हैं तो यहाँ पे टोटल हमारा 11 सेक्शन है ना। टोटल कितना सेक्शन है यहाँ पे? यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो 3 से लेके 11 तक, 3 से लेके 11 तक कितना होता है? सॉरी, आपका 8-9 सेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इसमें 9 सेक्शन है आपका। सेक्शन 3 टू सेक्शन 11, ठीक है। अब ये 3 से लेके 11 तक का जो सेक्शन है ना, सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, बहुत अच्छे से रिलेटेड है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मजा आएगा। तो पहला आता है सेक्शन 1, पहला आता है सेक्शन 3, सॉरी सेक्शन 3। हम आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक बात बताए थे कि आरटीआई एक्ट जो है सिटीजन को राइट देता है अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी। तो हमारा आरटीआई एक्ट जो है किसको राइट देता है? सिटीजन को राइट देता है। किसके अगेंस्ट में राइट देता है? पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में राइट देता है। तो सेक्शन 3 हमको बताता है राइट टू होम, राइट टू होम किसको राइट दिया गया? सिटीजन ऑफ इंडिया को। क्लियर है? तो सेक्शन 3 में बताता है कि राइट किसको दिया जाएगा, अधिकार किसको दिया जाएगा? तो सिटीजन ऑफ इंडिया को अधिकार दिया जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग सेक्शन 4 में। किसके अगेंस्ट में अधिकार दिया जाएगा बताइए? सिटीजन को किसके अगेंस्ट में अधिकार दिया गया? सिटीजन को जो अधिकार दिया गया अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में जो इंफॉर्मेशन है उसको राइट दिया गया? पब्लिक अथॉरिटी। वेरी गुड, पब्लिक अथॉरिटी, ये टर्म को आपको याद रखना है, पब्लिक अथॉरिटी। तो बेसिकली सेक्शन 4 हमको बताता है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। याद रहेगा सेक्शन 4 क्या बताता है? ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सेक्शन पे। अब पब्लिक अथॉरिटी से जब इंफॉर्मेशन मांगेंगे, इंफॉर्मेशन कौन देगा? पब्लिक अथॉरिटी देगा या कोई और देगा बताइए? हमने पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगा, इंफॉर्मेशन कौन देगा? हु विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन? वेदर इट इज द पब्लिक अथॉरिटी? नो, इट इज द पीआईओ, इट इज द पीआईओ एंड एपीआईओ हु विल प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा पीआईओ और एपीआईओ, एपीआईओ। तो यहाँ पे सेक्शन 5 हमको बताता है डिजिग्नेशन ऑफ पीआईओ एंड एपीआईओ। पीआईओ और एपीआईओ को डिजिग्नेट करना है, इसके बारे में कौन बताता है? हमारा सेक्शन 5 बताता है। अच्छा, कोई व्यक्ति हमको बताइए, भाई बंधु जो लोग जुड़े हुए हैं, पीआईओ और एपीआईओ के इस डिजिग्नेशन के लिए, डिजिग्नेट करने के लिए कितने दिन का समय दिया गया था? ये आपके अगले वाला सवाल में पूछा जाएगा, अगले एग्जाम पे, अगले एग्जाम पे पूछा जाएगा। बताइए फटाफट से। लिपन और अब्दुल और सीताराम ने जवाब दिया, बाकी लोग सही है? 120 डेज या 100 डेज? 100 डेज है या 120 डेज है? देखिए चलिए एक काम करना है, जिसको जिसको जवाब नहीं आता है वो लिखेगा डोंट नो, जिसको जिसको जवाब नहीं आता है वो लिखेगा डोंट नो। क्लियर है? तो हमको पता चलेगा कि आपको नहीं आता है, अदरवाइज हमको लगेगा कि भाई आप कुछ दूसरा कर रहे हो इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो। चलिए वेरी गुड कविता जी, वेरी गुड शुभेंदु, अपर्णा वेरी गुड। तो याद रखें, वेरी गुड देवेंद्र शांतनु, वेरी गुड। देखिए इंटरेक्टिव होना चाहिए, भले ही हमको जवाब आए या ना आए। वेरी गुड मंजीत। तो इसको याद रखना है 100 डेज, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वेरी गुड विष्णु। शशि जी 120 दिन नहीं है, याद रखिएगा 120 डेज नहीं है, 120 डेज होता है बाकी जो काम है उसमें, पर ये डिजिग्नेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज इसके लिए 100 डेज दिया गया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए तो क्लियर हुआ किसने राइट दिया, किसको राइट दिया गया? सिटीजन को राइट दिया गया। किसके अगेंस्ट में? पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट में। पब्लिक अथॉरिटी ने किनको डेजिग्नेट किया? पीआईओ और एपीआईओ को डेजिग्नेट किया। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। अब जब सिटीजन ऑफ इंडिया पीआईओ या एपीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा, है ना, तो रिक्वेस्ट करना है। अब रिक्वेस्ट कैसे करेगा? हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट, हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन, ये बताता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बताता है? रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मांगने के लिए जो रिक्वेस्ट होगा वो कैसे किया जाएगा? वो हिंदी में होगा, वो इंग्लिश में होगा, वो रीजनल लैंग्वेज में होगा, ये बात बताता है हमारा
जो सेक्शन 6 है। ठीक है, क्लियर है। कितने शब्द में होगा ये भी बताता है। तो बेसिकली ये हमारा बताया गया कि ऑब्टेन रिक्वेस्ट के लिए, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए रिक्वेस्ट कैसे किया जाएगा, कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 6 में बताया गया। इसको हम लोग आसानी से लिखते हैं हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट, है ना, कैसे हमको रिक्वेस्ट करना है इसके बारे में सेक्शन 6 बताता है। अब आते हैं हम लोग अगला सेक्शन, सेक्शन 7। तो हमने यहां तक रिक्वेस्ट डाल दिया। अब क्या हुआ देखिए, सिटीजन ने रिक्वेस्ट किया पब्लिक अथॉरिटी को, पब्लिक अथॉरिटी ने बोला पीआईओ और एपीआईओ के भाई तुम जवाब दे दो। कैसे रिक्वेस्ट किया जाएगा 6 में बताया गया। अब रिक्वेस्ट करने के बाद जवाब कैसे दिया जाएगा, है ना, डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट, प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होगा ये कहां पे बताया गया, ये बताया गया सेक्शन 3 में। क्लियर है, इसको कहां पे बताया गया, सेक्शन 3 में बताया गया, सॉरी सेक्शन 7 में बताया गया। मेरे दिमाग में केमिकल लोचा हो गया था जिस कारण से मैं गलत बोल रहा था, तो याद रखना है सेक्शन 7 में ये बात बताया गया। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देखा, सिटीजन ने रिक्वेस्ट किया, किसके पास रिक्वेस्ट किया, पब्लिक अथॉरिटी के पास। चलिए थोड़ा नीचे और ले लेते हैं। सिटीजन ने किसके पास रिक्वेस्ट किया, पब्लिक अथॉरिटी के पास। पब्लिक अथॉरिटी ने डेजिग्नेट किसको किया था, पीआईओ और एपीआईओ को डेजिग्नेट किया था। तो ये गया मेरा 3, ये गया मेरा 4, ये गया मेरा 5। अब सिटीजन ने क्या किया था, सिटीजन ने रिक्वेस्ट किया था, है ना, सिटीजन ने रिक्वेस्ट किया था, ये क्या गया मेरा 6 गया। अब उसके बाद पीआईओ ने जवाब दिया, है ना, ये क्या हो गया, डिस्पोजल हो गया। ये क्या था, ये था मेरा 7। अब इसके बाद क्लियर है यहां तक, ये था मेरा 3, ये मेरा 4, ये मेरा 5, फिर हम आए नीचे, ये था मेरा 6 और ये था मेरा 7। क्लियर है, यहां तक मेरा क्लियर है। चलिए अब ये हमारा हो गया। अब बात आता है कि ठीक है हम डिस्पोजल तो करेंगे, इंफॉर्मेशन तो देंगे, क्या हम सारे सवाल का जवाब देंगे, क्या हम सारे सवाल का जवाब, सारे सवाल तो नहीं, सारे इंफॉर्मेशन देंगे, तो ऐसा नहीं है, हमको सारा इंफॉर्मेशन का जवाब नहीं देना है ना, जो भी क्वेरी, सारा क्वेरीज का जवाब नहीं देना है। तो कुछ चीज़ है जिसका इंफॉर्मेशन हमको नहीं देना है, कुछ चीज़ ऐसा भी है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा भी है जिसका जवाब हमको नहीं देना है। तो कहाँ पे बताया गया इसको, कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 8 में बताया गया, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। सेक्शन 8 में क्या बताया गया, कौन सा इंफॉर्मेशन ऐसा है जिसका डिस्क्लोजर हमको नहीं करना है। क्लियर है, सेक्शन 8 में बताया गया कौन सा इंफॉर्मेशन का जवाब पीआईओ को, एपीआईओ को नहीं देना है। ठीक है, अब खाली एक सेक्शन नहीं, बेसिकली याद रखिएगा पीआईओ और एपीआईओ को 2 ऐसा सेक्शन दिया गया जिसका जवाब उनको नहीं देना है। क्लियर है, 8 और 9, सेक्शन 8 के अंडर में अगर कोई सवाल ऐसा है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसा मांगा गया, उसका जवाब नहीं देना है। सेक्शन 9 के अंडर में अगर कोई ऐसा चीज आ गया तो उसका जवाब हमको नहीं देना है। अब सेक्शन 8 में हमने देख लिया एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके भीतर बहुत सारा सब सेक्शन है जिसको हम लोग आगे के क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर खास करके डिवीजन में, सर्कल में, कहीं पे भी आपका पोस्टिंग है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 8। इसको एकदम निचोड़ के खा पी जाना है ना, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना है कि जब हम कुर्सी पे बैठे हैं ना, तो हमको दिमाग में हमेशा ये बात नहीं रखना है कि आरटीआई मांगा गया मतलब कैसे हम उसका जवाब ना दें।
कुछ लोगों के मन में ऐसा बात भी है कि भाई आरटीआई मांग लो, कुछ भी मांग लो, मैं तो फाइनली कुछ ना कुछ क्लॉज लगाऊंगा, सेक्शन लगाऊंगा और जवाब मैं दूंगा नहीं, है ना। तो ये वाला बात जो है ना दिमाग से हटाइए, क्योंकि आप लोगों को भी कभी कभी आरटीआई करना पड़ता है और वहां पे आपके जैसा कोई बैठा हुआ रहेगा, मेरे जैसा कोई बैठा हुआ रहेगा, वो बंदा तो जवाब देगा नहीं, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 8 गया एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, और सेक्शन 9 ये हमको बताता है सर्टेन और ग्राउंड जिसमें भी हम लोग नहीं देते हैं। बेसिकली वो क्या है, वो है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का अगर कोई केस हो जाता है तो उसको भी नहीं दिया जाता, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। कहीं पे अगर इंफॉर्मेशन देने से आपका कॉपीराइट का वायोलेशन हो जाता है तो वो वाला भी नहीं देंगे। मान लीजिए कि हमारे पास, जैसे इसको और समझने के लिए आप बोल सकते हैं कि एक टाइम पे ना, उस टाइम पे मेरा जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जाता था, कुछ कोला क्या नाम था हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई मान लीजिए XYZ कोई एक ड्रिंक था जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता था, है ना। तो उसका मान लीजिए कैसे वो बनाया जाता है, अगर उसका कंपोजिशन कुछ है तो वो अगर किसी ने मांग लिया, इस प्रकार से जो चीज़ है जहाँ पे कॉपीराइट का वायोलेशन हो जाता है तो वो हमको नहीं देना है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का अगर कंडीशन आ जाएगा तो उसको हम लोग वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब 8-9 के बाद आता है सेक्शन 10। ये भी देखिए कितना शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, जिसने भी आरटीआई एक्ट बनाया ना, बड़ा शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन किया। सेक्शन 10 क्या बताता है, अब देखिए पीआईओ के पास इंफॉर्मेशन मांगा गया, मान लीजिए टोटल 10 इंफॉर्मेशन किसी ने मांगा, उसके भीतर 6 इंफॉर्मेशन ऐसा है जिसको दिया जा सकता है, 4 इंफॉर्मेशन ऐसा है जो देने से हमारा जो सेक्शन 8 है उसका वायोलेशन होता है या सेक्शन 9 है उसका वायोलेशन होता है। तो ये जो 6 इंफॉर्मेशन मांगा गया इसका जवाब हमको दे देना है, ये जो 4 इंफॉर्मेशन मांगा गया इसका जवाब हमको नहीं देना है। क्लियर है, 6 इंफॉर्मेशन का जवाब हम दे देंगे, 4 इंफॉर्मेशन का जवाब हम नहीं देंगे। तो इस चीज को, ये जो 6 का इंफॉर्मेशन दिया, 4 का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं सिवरेबिलिटी, सिवरेबिलिटी, ठीक है। इसी चीज को मतलब गिविंग इंफॉर्मेशन टू, मैंने पार्शियल इंफॉर्मेशन, पार्शियली, ठीक है, आप बोल सकते हैं पार्शियल। पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट नहीं, किसी के पास आपका मान लीजिए मांगा गया 10 इंफॉर्मेशन, हमने दिया 6 इंफॉर्मेशन, है ना। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग 6/10, 10 गो इंफॉर्मेशन मांगा गया, हमने 6 इंफॉर्मेशन दिया, 4 इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसको बोला जाता है सिवरेबिलिटी। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 11। सेक्शन 11 हमको क्या बताता है, तो ये हमको बताता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। क्या बताता है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अब ये क्या चीज़ है, तो आसान भाषा में अगर आप इसको समझते हैं, आप जाइएगा सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को। सेक्शन 2 में अगर आप जाते हैं तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया, कौन सा सेक्शन पे, कोई बताइएगा हमको। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को कहाँ पे डिफाइन किया गया, सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम पे। 2 के N में इसको डिफाइन किया गया, 2 के N में डिफाइन किया गया, 2N, वेरी गुड, 2N। तमिलनाडु आप याद कर लीजिए, है ना, TN, 2N, है ना। थर्ड पार्टी के बारे में कहाँ पे बताया गया, 2 के N में आपका बताया गया है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन क्या होता है, देखिए आप इसको समझने का प्रयास करिए। तो मान लीजिए सिटीजन ने इंफॉर्मेशन मांगा, है ना, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्टी। किससे मांगा, मान लीजिए DOP से मांगा, ये हो गया मेरा सेकंड पार्टी। अब मान लीजिए किसके बारे में मांगा, तो मान लीजिए रेलवे के बारे में पूछा, है ना, सपोज
या फिर मान लीजिए डीओपी से ही मांगा पर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, अबाउट अनदर, अब ये इसने मांगा, इससे मांगा, अबाउट किसके बारे में, अनदर सिटीजन और पब्लिक ऑथोरिटी। क्लियर है? किस क्या हुआ देखिए, सिटीजन इंफॉर्मेशन हमेशा सिटीजन ही मांगेगा, वो हो गया मेरा फर्स्ट पार्टी। जिसके पास मांगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास मांगा, वो हो गया सेकंड पार्टी। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास किसके लिए मांगेगा, आइदर फॉर अनदर सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉर अनदर पब्लिक ऑथोरिटी, है ना। तो आइदर किसी दूसरे सिटीजन के बारे में या दूसरे पब्लिक ऑथोरिटी के बारे में। तो जब भी सिटीजन ने डिपार्टमेंट, मतलब कोई सिटीजन ने किसी पब्लिक ऑथोरिटी के पास अबाउट अनदर पब्लिक ऑथोरिटी और अबाउट अनदर सिटीजन ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन मांगता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पार्टी हो गया सिटीजन, पब्लिक ऑथोरिटी हो गया सेकंड पार्टी, और तीसरा जिसके बारे में पूछा वो हो गया मेरा थर्ड पार्टी। क्लियर है? तो ये सेक्शन 11 में बताया गया मेरा थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो यहां तक अगर आप देखिएगा 2 चैप्टर मेरा खत्म होता है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी का? किसी का कोई डाउट? चीज आसान है। देखिए स्ट्रक्चर को हम लोग पहले समझ लेंगे, फिर उसके भीतर क्या बताया गया उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पहले हम लोगों को बेसिक समझ लेना है। अब गया 2 चैप्टर, अब आते हैं हम लोग चैप्टर 3। चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 दोनों आपका सिमिलर है। आप अगर चैप्टर 3 याद कर लीजिएगा तो आपका चैप्टर 4 भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसमें कोई चीज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा एक्ट है। ठीक है, तो चैप्टर 3 में क्या बताया गया, सीआईसी के बारे में बताया गया। सीआईसी का मतलब क्या होता है, कौन बताइएगा फटाफट पब्लिक चैट में बताइए। सीआईसी का मतलब क्या होता है? सीआईसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना। सीआईसी का मतलब क्या होता है? अभी तक किसी ने नहीं लिखा, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड सीताराम जी, अब्दुल जी। आप लोग लगता है व्हाट्सएप में चैट नहीं करते हैं ज़्यादा, इतना स्लो स्लो काहे जवाब देते हैं, है ना। व्हाट्सएप में आज तक तो एकदम इतना धड़ाधड़ से जवाब जाएगा फटाफट से। वेरी गुड प्रवीण जी, अब्दुल, सीताराम, बाकी लोगों का जवाब नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सीआईसी हो गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और एसआईसी हो गया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना। एसआईसी क्या हो गया? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, अब इस जो चैप्टर 3 है यहाँ पे भी टोटल 3 सेक्शन है और चैप्टर 4 में भी टोटल 3 सेक्शन है। क्या क्या? एक हो गया सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, है ना, 12, 13, 14, और इधर आ जाइएगा तो हो जाएगा सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 12, 13, 14, 15, 16, 17। क्लियर है? अब देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए स्ट्रक्चर जब देखिएगा ना मजा आ जाएगा, कितना आसान है। तो 12 में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआईसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआईसी मतलब सीआईसी का गठन कैसे किया जाता है। क्लियर? 13 में क्या बताया गया? 13 में बताया गया टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, टर्म्स एंड कंडीशन, आप इसको आसान भाषा में लिख लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, है ना, सर्विस के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है। और 14 में क्या बताया गया? 14 में बताया गया रिमूवल, सीआईसी का जो मेंबर है उनका रिमूवल कौन सा ग्राउंड पे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई वो सर्वे सर्वा है उनका भी रिमूवल हो सकता है, अगर इंटीग्रिटी डाउटफुल है या फिर मिसबिहेवियर, ऐसा बहुत सारा केसेस है वहाँ पे उनका भी रिमूवल हो सकता है। क्लियर है? तो 12, 13, 14 क्लियर हो गया। अब इसी को उठा के आप नीचे डाल देते हैं, जैसे देखिए इसको उठा देंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो सेम हो जाएगा। पहले क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे भी आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईसी, वहाँ पे सीआईसी था, यहाँ पे एसआईसी है। वहाँ पे भी टर्म्स ऑफ सर्विस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। क्लियर? अब अगला वाला क्या है? अगला वाला था रिमूवल, यहाँ पे भी है रिमूवल। क्लियर हो गया? याद हो जाएगा।
चैप्टर 3, चैप्टर 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, सीटीआर हम बोले हुए थे ना आप लोगों को, सीटीआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआईसी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस और रिमूवल। चलिए, तो शॉर्टकट आप बोले हुए थे सीटीआर, तो उसको हम लोग याद रखते हैं। सीटीआर का फुल फॉर्म होता है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, है ना। तो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट उसी का फॉर्मेट यहाँ पे भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए, वेरी गुड अब्दुल जी। चलिए, अब आते हैं हम लोग अगला चैप्टर। चैप्टर 3 देखे, चैप्टर 4 देखे, अब आते हैं हम लोग चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 क्या है? तो चैप्टर 5 में जब आप आइएगा, ये बताता है पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या बताता है? ये बताता है, कहाँ गया उसे ढूंढो, अरे हाँ, ये क्या बताता है? पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके साथ साथ अपील एंड पेनल्टीज। ठीक है, ये खतरनाक चीज है। चैप्टर 5 जो है, इसमें भी टोटल कितना सेक्शन है, कोई बताइएगा? चैप्टर 5 में टोटल कितना सेक्शन है? चैप्टर 5 में टोटल कितना सेक्शन है? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन चैप्टर 5? इसमें भी 3 है। अच्छा, इसमें पाप था। चलिए, इसमें भी टोटल सेक्शन 3 है, जिसमें हम लोग पाप करते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो पाप में क्या आएगा? तो पहला आया, चलिए, सेक्शन 18, जिसमें हम लोग पहला पी में क्या लेंगे? पावर, पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। सेक्शन 18 में क्या है? पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। बेसिकली आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 18 साल का जब एज होता है, हम लोग एडल्ट होते हैं, और जब एडल्ट होते हैं हमारे अंडर बहुत सारा पावर आ जाता है ना। एडल्ट हो गया, उसके पहले बच्चे रहते हैं, माँ बाप का सुनना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब 18 साल की एज, आप सोच सकते हैं ये सबसे खतरनाक एज है। 18 साल का हो गया हम, है ना। तो पावर आता है, और जब पावर आता है तो आपको डिफरेंट काम भी करते हो, है ना। तो पावर एंड फंक्शन ऑफ आईसी बताया गया सेक्शन 18 में। उसके बाद आता है सेक्शन 19, है ना। अब 18 साल के एज में हमको पाप करने का मन करता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 18 के एज में हमको पाप करने का मन करता है। अब ए में क्या है? तो ए में है अपील, ए में है अपील। अब ये अपील और किससे करिएगा? चलिए, आप अपने गर्लफ्रेंड के पास ही अपील कर लीजिए, गर्लफ्रेंड के पास, कि मैडम जी हम तुमसे बहुत बेहद मोहब्बत करते हैं, मेरा दिल तुम्हारे पास है, तुम मेरा जो अपील है इसको स्वीकार कर लो, है ना। तो 18 साल हो गया, अब गर्लफ्रेंड से पूछ लीजिए। ठीक है, तो अपील गया। अब उसके बाद आते हैं सेक्शन 20। अब जब आप ये सब करिएगा तो घरवाला आपको क्या देगा? घरवाला आपको पेनल्टी देगा, घरवाला आपको पेनल्टी देगा। आपने क्या किया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, घर वाला आपको पेनल्टी देगा। तो 18 में था फंक्शन, पावर एंड फंक्शन ऑफ आईसी, 19 में था अपील, और 20 में है पेनल्टी। तो ये हुआ मेरा सेक्शन चैप्टर 5 जो है उसका जो 3 आपका सेक्शन है। क्लियर है? अब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग डिटेल्स में जा नहीं रहे हैं, अगला क्लास में हम लोगों का डिटेल्स रहेगा। बट एक दो चीज़ जो पूछना चाहिए आप लोगों से, बताइए हमको, जो पहला अपील किसके पास किया जाएगा? जैसे मान लीजिए, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन होता है ना। पहला जो अपील होता है कितने दिन के भीतर किया जाता है? पहला अपील जो होता है कितने दिन के भीतर किया जाता है? पहला अपील कितने दिन के भीतर किया जाता है? पहला अपील किया जाता है 30 दिन के भीतर, डिस्पोजल होता है उसका 45 डेज के अंदर ना, डिस्पोजल होता है 45 डेज के अंदर, है ना। सेकेंड अपील कितने दिन के भीतर करना है बताइए? सेकेंड अपील जो है कितने दिन के भीतर करना है? सेकेंड अपील जो है उसको 90 डेज के भीतर करना है। अच्छा, सेकेंड अपील का डिस्पोजल का समय क्या है बताइए? सेकेंड अपील का डिस्पोजल का समय, सेकेंड अपील का डिस्पोजल के लिए कोई समय नहीं दिया गया। ठीक है, सेकेंड अपील के डिस्पोजल के लिए कोई समय यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिटेल्स में, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग आपका चैप्टर 6।
चैप्टर 6 जो है ये है MISCELLANEOUS। चलिए, मिसलेनियस का स्पेलिंग मेरा बहुत गलत होता है, इसलिए बड़े मुश्किल से हम लिखे हैं, मुझे लगता है सही होगा, है ना। चैप्टर 6 हमको क्या बताता है? चैप्टर 6 बताता है अबाउट मिसलेनियस रूल्स, है ना। और इस मिसलेनियस रूल के भीतर आप अगर देखिएगा तो 21 से लेके 31 तक, मतलब टोटल 11, 21 से लेके 31 तक टोटल 11 गो सेक्शन है, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? तो सेक्शन 21, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, सेक्शन 30 और सेक्शन 31, है ना। टोटल हमारा ये सारा सेक्शन है। अब इसको हम लोग कैसे कैसे याद रखें? तो पहला वाला, चलिए कौन अच्छा, गो कॉम गो, ये क्या था? चलिए, हम खुद भूल गए हैं, आप लोगों को क्या बताए हुए थे पिछले बार। चलिए, गो कॉमरेड गो बोले थे ना। अच्छा, गो कॉमरेड, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो पहला वाला जो था, पहला आपको याद रखना है। पहला क्या है? 21 के एज में गुड फेथ में हम लोग शादी करते हैं, याद रहेगा। क्या करते हैं हम लोग? 21 के एज में गुड फेथ में हम लोग शादी करते हैं, याद रहेगा। फिर आते हैं हम लोग 22। अब शादी करने के बाद एक दूसरे का जो डिसीजन है, एक दूसरे का जो डिसीजन है, एक दूसरे का ओवर राइडिंग हो जाता है। मतलब बीवी ने कुछ बोला तो पति कुछ और बोलेगा, पति कुछ बोला तो पत्नी कुछ और बोलेगी, है ना। तो ये क्या हो जाता है? इसको आप याद रखिए, ओवर राइडिंग इफेक्ट, है ना, ओवर राइडिंग इफेक्ट। तो पहले आपने क्या किया? गुड फेथ में शादी किया, फिर एक दूसरे के मतविरोध हो रहा है ना। और जब मतविरोध होगा आप कहाँ पे जाइएगा? आई विल सी यू इन कोर्ट। तो ये आ जाएगा बार जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, ठीक है। और उसके बाद ये 3 गया। अब क्या ये बात सारा सारा कपल के लिए लागू होता है? तो बात है कि ये सारा कपल के लिए लागू नहीं होता है। कुछ ऐसा कपल है जिनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता है। तो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2-4 ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी है, 2-4 ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके ऊपर ये बातें जो है लागू नहीं होता है। क्लियर है? अब जब ये सारा चीज हो जाता है, मतलब शादी हुआ, ओवर राइडिंग इफेक्ट हुआ, कोर्ट के पास गया, कुछ लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है, तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट किसी न किसी व्यक्ति को, कोर्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बोलता है कि एक काम करो, आप मॉनिटरिंग करो, रिपोर्टिंग करो और आपका प्रिपेयर प्रोग्राम जो है वो बनाओ। तो कोर्ट क्या करता है? आप याद रख लीजिए, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए बोलता है, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए बोलता है। किसको? जो भी पब्लिक अथॉरिटी वगैरह है उनको, मान लीजिए मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए आपका बोला जाता है कि आप ये सारा चीज़ जो है, बेसिकली एक्चुअली किसको बोला जाता है? CIC और SIC, है ना। इंफॉर्मेशन कमीशन जो रहता है उसको बोलता है कि आप मॉनिटरिंग करो और हमारे पास रिपोर्ट करो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम बनाने के लिए बोला जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। प्रोग्राम बनाने के लिए किसको बोला जाता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को प्रोग्राम बनाया जाता है। किस प्रकार का प्रोग्राम रहता है? तो बेसिकली RTI रिलेटेड डिफरेंट जो आपका काम धाम है उसको कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। फिर आता है 27 और 28। तो 27 और 28 में आप याद रख सकते हैं, इसमें आपका रूल बनाया जाता है। तो प्रोग्राम करना है, उसके लिए पहले हमको रूल भी बनाना है। तो रूल कौन बनाता है? तो रूल आपका एक तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाता है,
दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते थे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एसी में बैठ के रूल बनाता है। तो पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स और सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, इसको रूल बनाना रहता है। क्लियर है? तो ये दोनों आपका हो गया। अब जब रूल बनाता है तो रूल को क्या करना होता है, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में आपको भेजना रहता है। तो उसके बाद 29 में आ जाता है लेइंग ऑफ रूल्स। रूल को अपर हाउस में और लोअर हाउस में भेजना रहता है, और जो भी डिफिकल्टी रहता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है, TIFFICULTIS, जो भी डिफिकल्टीज रहेगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है। फिर 31 में क्या आ जाता है, 31 में आ जाता है रिपील। तो कौन सा चीज़ रिपील किया गया उसके बारे में बताया गया। तो शुरू से लेके अगर हम लोग एक बार देखें 21 से लेके 31 तक, 21 में क्या है, 21 में बोला गया एक्शन टेकन ऑन गुड फेथ, याद रहेगा, एक्शन टेकन ऑन गुड फेथ मतलब क्या, मान लीजिए कि कोई हमारा पब्लिक अथॉरिटी है, उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन दे दिया, पीआईओ ने क्या किया, इंफॉर्मेशन दे दिया। अब पीआईओ ने गुड फेथ में इंफॉर्मेशन दिया, अब कोई बंदा जो है उसमें हार्म हो गया, अब वो चाहता है कि उसके अगेंस्ट में कोर्ट चला जाएगा, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना है। तो बोला जा रहा है कि नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन गुड, एक मिनट प्लीज वेट करिए। तो आप जब 21 में आते हैं तो 21 में क्या बोला गया, तो 21 में बोला गया एक्शन टेकन ऑन गुड फेथ, मतलब कोई बंदा अगर अच्छे उद्देश्य से गुड फेथ में कोई एक्शन लिया तो उसके अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का लीगल एक्शन, सूट फाइल करना, ये सब कुछ नहीं चलेगा। क्लियर है? पीआईओ ने इंफॉर्मेशन दे दिया और आपने बोल दिया कि नहीं हम तेरे को कोर्ट में जाके देख लेंगे, तो आप कोर्ट में जाके उनको नहीं देख सकते, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड किया कैसे, ऑन गुड फेथ, कुछ अच्छे उद्देश्य के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया है। क्लियर है? दूसरा क्या है 22 में, ओवर राइडिंग इफेक्ट। ओवर राइडिंग इफेक्ट क्या बताता है, तो ये हमको बताता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, कि मान लीजिए आरटीआई एक्ट में कोई प्रोविजन दिया गया और दूसरे एक्ट में कोई प्रोविजन दिया गया, तो बोला जा रहा है आरटीआई विल हैव द ओवर राइटिंग इफेक्ट। जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हम लोग देखे हैं, जहां पे बोला गया कि नहीं ये इंफॉर्मेशन नहीं देना है, तो आरटीआई अगर बोलता है कि वो इंफॉर्मेशन देना है तो आपको इंफॉर्मेशन देना है। फिर आता है हम लोगों का कोर्ट, कोर्ट के ऊपर इसके ये क्या बोलते हैं, चलिए इसमें एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, इसमें हम क्या बोलते हैं, बार जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, है ना, कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में बताया जाता है। तो बोला जा रहा है आरटीआई के अगेंस्ट में आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो। आरटीआई का जो अपील होता है, आरटीआई में दो ही अपील हो सकता है, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। फर्स्ट अपील किसके पास होता है, डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी के पास। सेकंड अपील किसके पास होता है, इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। तो आपका मैक्सिमम आप यहां तक ही जा सकते हो, इंफॉर्मेशन कमीशन ने जो इंफॉर्मेशन दे दिया वो फाइनल है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? फिर आता है सेक्शन 24, क्या बोला गया, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर आरटीआई लागू नहीं होता है, कौन सा शेड्यूल में दिया गया, कौन सा शेड्यूल में दिया गया बताइए, ये सवाल एग्जाम पे पूछता है। चलिए सीताराम ने जवाब दिया, बाकी लोग बिल्कुल वेरी गुड। शेड्यूल 2 में उन लोगों के उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया जिसके भीतर आप देख सकते हैं 24-25 को ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसके ऊपर ये एक्ट जो है आपका लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। अच्छा, शेड्यूल 1 में क्या बताया गया, कोई बताइएगा हमको, शेड्यूल 1 में क्या बताया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओथ के बारे में बताया गया। वेरी गुड सीताराम जी, ओथ के बारे में बताया गया। अब सेक्शन 25 में बताया गया आपका मॉनिटरिंग के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया, यहाँ पे मॉनिटरिंग जो हमारा यहाँ पे बताया गया था, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन as soon as practicable after each year
प्रिपेयर ए रिपोर्ट, तो सीआईसी और एसआईसी के द्वारा डिफरेंट जो आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, डिफरेंट जो आपका पब्लिक अथॉरिटीज़ है, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिफरेंट पब्लिक अथॉरिटी सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना आरटीआई का रिक्वेस्ट आया, कितनों का डिस्पोजल हुआ, कितना पेंडिंग है, इसका एक रिपोर्ट बनाएगा सीआईसी और एसआईसी। तो 25 में ये बात बताया गया, ठीक है। फिर आपका बताया गया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर आपका प्रोग्राम। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, तो आप जब सेक्शन 2 में देखते हैं तो वहां पे डिफाइन किया गया 2 के ए में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, तो सेंट्रल का अगर पब्लिक अथॉरिटी है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, स्टेट के अंडर में अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर यूनियन टेरिटरी के अंडर में कोई पब्लिक अथॉरिटी है तो वहां पे कौन होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम लोग देखें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, अब बात आता है अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी यूनियन टेरिटरी के अंडर में आता है तो कौन होगा उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? यहां पे भी कविता जी याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगा, है ना। ये आप याद रख लीजिए, दोनों, ये सीजी के केस में और यूटी के केस में, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के केस में हो जाएगा सीजी, और स्टेट गवर्नमेंट वाला जो रहेगा उसके लिए हो जाएगा एसजी। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे हमने ये तो ऑलरेडी देख लिया था, 27 और 28 में रूल बनाना रहता है। पहले रूल कौन बनाता है, तो हम लोग क्या याद रखे थे, एसी में बैठ के रूल बनाना है, तो पहले बनाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और बाद में बनाएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब आप देखिएगा तो बेसिकली हम लोग आगे देखेंगे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को छोटा मोटा चेंजेस के लिए आपका, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जो है मेजर कोई भी चीज़ है उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल बना सकता है। कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो छोटा मोटा चीज़ के लिए बना सकता है ना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, अभी जरूरी नहीं है। अच्छा, फिर लेइंग ऑफ रूल्स, ये वाला मुझे लगता है आप लोगों का क्लियर होगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, याद कर पाइएगा, शुरू से एक बार हम लोग रिवाइज करें। देखिए, सेक्शन में इसलिए आपको पूरा ये करा रहा हूँ क्योंकि सेक्शन आप लोग जानते ही हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है सेक्शन सारा, और कितना सवाल पूछा जाता है। अब तो आपका सब सेक्शन भी याद रखने के लिए बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर आपका एकदम आर्टिकल सब आर्टिकल सारा पूछ रहा है ना। तो आप लोगों के नसीब में क्या है ये तो ऊपर वाला जाने, कितना आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जितना हो सकता है उतना पढ़ेंगे, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा, है ना, चिंता का कुछ है नहीं। चलिए, अब हम लोग शुरू से लेके अंत तक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। शुरू से लेके मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा, जितना हमको याद है आप लोग बताइएगा सही है या गलत है। चलिए, सेक्शन 1 बताइए पब्लिक चैट में, फटाफट आप लोग लिखिएगा तो हम भी लिखेंगे। पब्लिक चैट में आपको भी लिखना है। सेक्शन 1 में क्या बताया गया था, ये हमारा था चैप्टर 1 के भीतर, है ना, चैप्टर 1 के भीतर आ रहा था। सेक्शन 1 में क्या था, शॉर्ट टाइटल था, एक्सटेंड था और कमेंसमेंट था, है ना, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। फिर सेक्शन 2 क्या था बताइए फटाफट से। सेक्शन 2 सब लोगों को लिखना है, देखिए आप लोग लिखिएगा तो आपको याद होगा, है ना, आप लोग नहीं लिखिएगा तो याद नहीं रहेगा। सेक्शन 2 में क्या बताया गया, डेफिनेशन। टोटल कितना डेफिनेशन है, टोटल 14 डेफिनेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर 3, चैप्टर 2। चैप्टर 2 में टोटल हम लोगों को मिलेगा 3 से लेके 11 तक। चैप्टर 1 में क्या था, चैप्टर 1 में था 1 और 2। अब आ जाते हैं इसमें, इसमें क्या था, सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बताया गया था बताइए, सेक्शन 3 क्या था, सेक्शन 3 क्या बताता, राइट टू सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, बेसिकली राइट टू होम। सेक्शन 3 आरटीआई राइट किसको देता है ये बताता है सेक्शन 3 में। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 क्या बताया था बताइए, सेक्शन 4 ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, है ना,
है ना। इसके भीतर क्या आता है, एक आता है जैसे सुओमोटो डिस्क्लोजर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है अगले बार पूछा जाए। 4 के 2, 4 के 2 में बताया गया सुओमोटो डिस्क्लोजर, याद रहेगा, आगे हम बताएंगे आपको। 4 के 2 में सुओमोटो डिस्क्लोजर बताया गया कि सारा पब्लिक अथॉरिटी से इट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड दैट वो इंफॉर्मेशन जो है खुद से डिस्क्लोज करे, उसको मांगा ना जाए, है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद आपको ओएमआर शीट का एक कॉपी दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि बाद में आप ये ना बोल पाओ कि हमारा जवाब तो हमको पता ही नहीं कि क्या दिए नहीं दिए, है ना। तो ये सुओमोटो डिस्क्लोजर है, आपको दे दिया गया। कौन बोला, रोल आपका 4 का सबसेक्शन 2, है ना। 4 के 2 में सुओमोटो डिस्क्लोजर के बारे में बताया गया। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 5। सेक्शन 5 में क्या बताया गया था बताइए। पब्लिक अथॉरिटी से सिटीजन ने इंफॉर्मेशन मांगा और इसने क्या किया, डेजिग्नेट किया। किसको डेजिग्नेट किया, फटाफट से बताइए। डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ एंड एपीआईओ, डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ एंड एपीआईओ, इनका डेजिग्नेशन, है ना, इनको डेजिग्नेट करना। चलिए, डेजिग्नेट पीआईओ और एपीआईओ, डेजिग्नेट पीआईओ, ठीक है। अब आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में हमको क्या बताएगा, सेक्शन 6 क्या बताएगा बताइए। रिक्वेस्ट, है ना, कैसे रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट जो है हम हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं। रिक्वेस्ट जो है इंग्लिश में कर सकते हैं। रिक्वेस्ट जो है लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं, है ना, लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। रिक्वेस्ट जो होगा 500 वर्ड्स के भीतर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि 500 वर्ड से ज़्यादा हो जाएगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे उसी ग्राउंड पे। साथ में और क्या बताया गया, इसके साथ उनको अपना डिटेल्स देना रहता है ना, डिटेल्स देना रहता है कि मतलब मान लीजिए एड्रेस वगैरह अपना, कि वो उनका घर कहाँ है, नाम क्या है ना, ये आपका सारा जो है अपना इन्फॉर्मेशन देना रहता है। अच्छा, वाई, किस कारण से उसने क्वेश्चन मांगा, किन कारण से उन्होंने जवाब मांगा। रीजन, वेरी गुड सीताराम जी, वेदर द रीजन, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, किस कारण से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ये जरूरी है या नहीं, बताइए। रीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, वाई इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब रीजन जो है नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो ये हमको पता चल गया। तो ये कौन बताता है, ये आपका कैसे रिक्वेस्ट किया जाएगा, हाउ टू मेक रिक्वेस्ट, इसके भीतर बताया गया सेक्शन 6 में। अब आते हैं सेक्शन 7। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया डिस्पोजल के बारे में, है ना। यहाँ पे बोला गया सिटीजन कैसे रिक्वेस्ट करेगा, और यहाँ पे बोला पीआईओ और एपीआईओ उसका डिस्पोजल कैसे करेगा। डिस्पोजल में क्या बोला गया कि भाई 30 दिन के भीतर जवाब दे दो, है ना। फिर क्या बोला गया, अगर लाइफ लिबर्टी वाला है तो 48 आवर्स के भीतर जवाब दे दो। अगर एपीआईओ के पास पूछेगा तो 5 डेज का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा, है ना। अगर 30 दिन के बियॉन्ड हो जाएगा तो बिना पैसे में आपको डिस्पोज कर देना है, पैसा नहीं लेना है। तो ये सारा बातें जो है कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 7 के भीतर बताया गया। क्लियर है। अब आते हैं सेक्शन 8। इसमें क्या बोला गया, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन, है ना। कौन सा जगह पे इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है ना। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, है ना, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, कौन सा ग्राउंड पे आपको नहीं देना है। तो इसके भीतर जब हम आएंगे तो इसके भीतर हमको देखा जाएगा इंटीग्रिटी हो जाएगा, है ना। जहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन जो है हमारे देश के इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इसके लिए प्रिजुडिशियल है, वो देने से दिक्कत हो सकता है तो नहीं देंगे। अगर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कुछ रखा है तो नहीं देंगे, है ना। पार्लियामेंट का प्रिविलेज है उसका ब्रीच होता है तो नहीं देंगे, है ना। किसी का फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में रखा हुआ है तो नहीं देंगे। किसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जहाँ पे कोई कॉमर्शियल सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट है, नहीं देंगे, है ना। इस प्रकार से कुछ आपका 8 केसेस, यहाँ पे आपका 7 केसेस आपका दिया गया जिसका इंफॉर्मेशन हमको नहीं देना है ना। तो ये हम लोग अगले क्लास में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 पे क्या बोला गया, तो यहाँ पे बोला गया था अगर किसी जगह पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस आ जाता है वो इंफॉर्मेशन भी हमको नहीं देना है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, है ना, इसको भी नहीं देना है। फिर बताइए सेक्शन 10 में क्या बताया गया था, फटाफट से बताइए सेक्शन 10 में क्या बताया गया था।
सेक्शन 10 में सीवरेबिलिटी। सीवरेबिलिटी, वेरी गुड। सीवरेबिलिटी क्या होता था? जब 10 इंफॉर्मेशन मांगा गया, 5 को देंगे, 6 को नहीं देंगे, है ना, 5 को नहीं देंगे, उसको बोला जाता है सीवरेबिलिटी। वेरी गुड। अब आते हैं सेक्शन 11। बताइए सेक्शन 11 क्या बताता है? सेक्शन 11 क्या है? थर्ड पार्टी। सेक्शन 11 क्या है? थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी क्या है सब लोग जानते हैं, जरूरी नहीं है। आगे आते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर 3, सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बताता है? बताइए फटाफट से। सेक्शन 12 कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं है सीताराम जी, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआईसी, है ना। सेक्शन 13 क्या बताता है? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सीआईसी, है ना। सीआईसी का जो डिफरेंट मेंबर्स वगैरह रहेगा उसके लिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, इसके बारे में बताया जाता है। फिर सेक्शन 14 क्या है? सेक्शन 14 क्या है? ये है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, है ना। कौन से ग्राउंड में सीआईसी या एसआईसी के मेंबर्स, सीआईसी के मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है। फिर आ जाता है चैप्टर 4, सेक्शन 15। इसमें क्या बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईसी, है ना। फिर सेक्शन 16, इसमें क्या बताया गया? टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। फिर सेक्शन 17, इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया रिमूवल के बारे में। क्लियर है, ये सभी लोग जानते हैं। फिर आ जाएंगे हम लोग चैप्टर 5। बताइए चैप्टर 5 सेक्शन 18 क्या बताया गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप पावर एंड फंक्शन ऑफ, पावर एंड फंक्शन ऑफ आईसी, है ना। आईसी जो है, इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, उसका पावर और फंक्शन के बारे में चैप्टर 5 में बताया गया, सेक्शन 18 में। सेक्शन 19 में क्या बताया गया? बताइए। सेक्शन 19 में हम लोग देखे थे 18, 19, 20 में हम लोग पाप करते हैं, है ना। ये एज में टीनेज जो होता है ना, पाप करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बताया गया? अपील के बारे में। और सेक्शन 20 जो है, इसमें किसके बारे में बताया गया? अपील के बाद पेनल्टीज के बारे में, है ना। चलिए, मैक्सिमम पेनल्टीज कितना हो सकता है बताइए फटाफट से हमको कोई। मैक्सिमम पेनल्टीज कितने का हो सकता है? कितना कितना जवाब दे रहा है? सबको पिटाई लगने वाला है या हमको गड़बड़ हो गया? बताइए पेनल्टीज मैक्सिमम कितने का हो सकता है? 25,000। बिल्कुल, वेरी गुड। तो 250 करके प्रतिदिन का है और मैक्सिमम 100 दिन का होता है ना। तो आपका 250 इंटू 100 कर दीजिए, मैक्सिमम आपका 25,000 जो है ये पेनल्टी हो सकता है ना। अपील के केस में हम लोग देखे थे, फर्स्ट अपील जो होगा वो किसके पास होगा? डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी के पास। सेकंड अपील किसके पास होगा? वो आपका सीआईसी या एसआईसी के पास होगा, है ना। चलिए अगला आते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 यहाँ पे थोड़ा सेक्शन का हम लोगों का गड़बड़ हो जाता है। सेक्शन 21 क्या? बताइए बताइए फटाफट से, देखते हैं कि कौन कौन सही लिखता है जवाब। सेक्शन 21, एक्शन टेकन ऑन गुड फेथ, वेरी गुड, एक्शन टेकन ऑन गुड फेथ, वेरी गुड। सेक्शन 22 बताइए, सेक्शन 22, सेक्शन 22 आंख बंद करके याद करिए, एक्ट हैविंग ओवर राइडिंग इफेक्ट, एक्ट हैविंग ओवर राइडिंग इफेक्ट, है ना। तो दूसरे एक्ट के ऊपर आरटीआई एक्ट मेरा हावी रहेगा। सेक्शन 23 बताइए, इसमें क्या बताया गया? इसमें क्या बताया गया? कोड, वेरी गुड, बार जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। तो आरटीआई के अगेंस्ट में कोई कोर्ट में हम नहीं जा सकते हैं, वेरी गुड। सेक्शन 24 में क्या बताया गया? बताइए। 2-4 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आरटीआई लागू नहीं होगा, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर ये हमारा लागू नहीं होगा। फिर आता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 में क्या बताया गया? बताइए। मॉनिटर करना है और रिपोर्ट करना है ना। कोर्ट ने क्या बोला? मॉनिटर करो और रिपोर्ट करो। किसको बोला? सीआईसी और एसआईसी को बोला, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, है ना। किसको बोला गया? सीआईसी और एसआईसी को। किसके ऊपर? कि जो हमारा पीआईओ है, एपीआईओ है, पब्लिक अथॉरिटीज़ है, वो सही से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके बारे में मॉनिटरिंग करो और रिपोर्ट बनाओ। कितना केस हुआ, कितना केस पेंडिंग है, ये सारा करो।
ठीक है। उसके बाद 26 में क्या बताया गया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम, है ना। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बोला कि आप प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। इसमें मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग किया, फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताया कि तुम प्रोग्राम बनाओ कि आरटीआई को कैसे और लोगों तक पहुंचाया जाएगा, है ना। इस तरीके से डिफरेंट, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया तुम आरटीआई के ऊपर वेबिनार चलाओ, आरटीआई के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाओ, तो ये सारा बताया गया प्रोग्राम बनाने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के केस में स्टेट गवर्नमेंट होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब आते हैं 27 और 28 में हम लोग क्या देखे, एसी में बैठ के रूल बनाना है, एसी में बैठ के रूल बनाना है। कौन बनाएगा, तो पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, पहले हमने क्या देखा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। फिर सेक्शन 28, सेक्शन 28 में क्या देखा हमने, कंपिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होता है, तो कंपिटेंट अथॉरिटी के बारे में डेफिनेशन के भीतर जब जाइएगा तो 2 के ई में डिफाइन किया गया कंपिटेंट अथॉरिटी को। कंपिटेंट अथॉरिटी के भीतर कौन होता है, जैसे स्पीकर, जैसे लोकसभा के केस में स्पीकर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। हाई कोर्ट के केस में चीफ जस्टिस, है ना, उसका हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो, है ना। फिर आपका मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड डिफरेंट मैटर जो है, वहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट जो है ना, वहाँ पे हमारा गवर्नर जो है, ये हमारा हो सकता है अप्रोप्रिएट कंपिटेंट अथॉरिटी। याद रहेगा, कंपिटेंट अथॉरिटी के भीतर ये सारा लोग आ जाते हैं। आपसे ये सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सॉरी कंपिटेंट अथॉरिटी जो है कौन कौन हो सकता है, तो लोकसभा के केस में स्पीकर हो जाएगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा, हाई कोर्ट के केस में उसका चीफ जस्टिस हो जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जब भी कोई मैटर आएगा वहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर भी हमारा कंपिटेंट अथॉरिटी हो सकता है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स और कंपिटेंट अथॉरिटीज टू मेक रूल्स, ये कहाँ पे बताया गया, ये हमारा बताया गया 27 और 28 के भीतर। अब आते हैं हम लोग सेक्शन, अगला सेक्शन सेक्शन 29। अब जब रूल बनाएगा तो रूल को दोनों हाउस में भेजना रहेगा, तो 29 पे क्या बताया गया, लेइंग ऑफ रूल्स, रूल को आपको लोअर हाउस में और अपर हाउस में आपको प्लेस करना है, वहाँ पे देना है। तो कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 29 पे बताया गया। फिर आता है सेक्शन 30, सेक्शन 30 में क्या बोला गया, सेक्शन 30 में बोला गया रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी। आरटीआई एक्ट को लेके अगर किसी को कोई समस्या होता है, उस डिफ़िकल्टी महसूस होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया उसको रिमूव कैसे किया जाए। और इसके लिए बेसिकली जब आरटीआई एक्ट आया था उसी टाइम पे 2 साल का टाइम लिमिट दिया गया था कि ये 2 साल के भीतर अगर कोई ऐसा रिमूव डिफ़िकल्टी आता है तो उसको गेजेट नोटिफिकेशन इशू करते हुए उसके अगेंस्ट में प्रोविजन दिया जाएगा, ठीक है। आज के दिन में उतना ज़्यादा इम्प्लीकेशन इसका नहीं है, क्योंकि आरटीआई एक्ट आने के बाद ऑलमोस्ट 19 साल हमारा बीत चुका है, तो ये 2 साल के लिए लागू था, है ना, याद रखिएगा 2 साल के लिए ये हमारा उस टाइम पे लागू था। फिर आता है सेक्शन 31, जिसमें हम लोग बोले हैं रिपील, और रिपील में हमने कौन सा एक्ट को रिपील किया, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, है ना। तो इस एक्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे रिपील किया, तो ये भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके साथ हमने 2 चीज़ छोड़ दिया, वो 2 चीज़ क्या है, इस एक्ट में हमारा 2 शेड्यूल भी है, इसमें 2 शेड्यूल भी है। फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है, फर्स्ट शेड्यूल बताता है ओथ, और सेकेंड शेड्यूल क्या बताता है, तो सेकेंड शेड्यूल हमारा बताता है वो जो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखे थे, कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर आरटीआई लागू नहीं होगा, ऑन विच आरटीआई इज नॉट एप्लीकेबल, है ना। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है, उसका जो लिस्ट है वो हमारा सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज का डिस्कशन खत्म करेंगे, है ना। क्लियर है, याद रहेगा सबको, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इतना तो बताइए अभी एक बार। अगर रहेगा तो मैं अगले दिन आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है।
चलिए फटाफट से जवाब देना है, जिसको पूछेंगे वो जवाब देगा। चलिए पहला सवाल 15 लाख रुपए के लिए सवाल रहेगा प्रदीप बल्हारा। प्रदीप जी, प्रदीप जी, परवीन जी, मंजीत जी, तीनों के पास सवाल है। आप बताइए फटाफट से, रूल नंबर 23 में क्या बताया गया, सॉरी सेक्शन 23 में क्या बताया गया? सेक्शन 23, सेक्शन 23 क्या बताया गया, याद है? सेक्शन 23। चलिए बाकी लोग बताइए। सर बार ऑफ 21 में शादी जुरिस्डिक्शन। किया मतलब गुड फेथ था। 22 में ओवर राइडिंग इफेक्ट हुआ। 23 में आप क्या किए, कोर्ट चले गए, है ना? 23 में आप कहाँ गए थे, कोर्ट चले गए। 2-3 बार तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग 23 में कहाँ गए थे, कोर्ट चले गए थे। तो बार जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट जो है 23 में बताया गया है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको एक बार आज पढ़ लीजिए, उसके बाद कल दोबारा हम लोग मिलेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करें। अपर्णा सर जी कुछ पैम बताना वाले चाहते हैं मेरा? लिंक एक प्लीज मिनट, डाल हाँ हाँ दीजिए। बोलिए। सर पैम वाले लिंक प्लीज डाल दीजिए सर। पैम जो आप कह पैम रहे थे ना, पैम वाला जो था, जो टीचर आपका लिया था, उन्होंने हमको कुछ मटेरियल भेजा नहीं। ठीक है, पता नहीं सर कुछ कारण से इशू रहेगा, भेज नहीं पाए होंगे। तो मैं एक बार उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो हम बोल देंगे भेजने के लिए। ठीक है, सर क्योंकि मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं आप ही का देख देख के सीख जाऊंगी। देखिए मेरा तो अकाउंट्स पेपर मेरा पूरा ऑलमोस्ट जीरो है, जिस कारण से अगर आप हमको पैम देख। पैम सेक्शन